हेलो दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हुए हैं अगले टॉपिक के साथ। और अब हम चालक की वैद्युत धारिता पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, उसी में कुछ बातें शेष रह गई थी जिसको आज पुनः हम देख रहे हैं। देखिए, चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है। तो चालक की वैद्युत धारिता जैसा कि बताया जा चुका था कि किसी चालक में आवेश संग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की धारिता कहते हैं। कोई चालक कितना आवेश संग्रहित कर सकता है, उसी की क्षमता। तो आवेश संग्रहण करने की जो क्षमता की माप है, वही चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। अगर हम किसी चालक को आवेश दें तो आवेश देने से उस चालक के वैद्युत विभव में वृद्धि होती है। जिस अनुपात में आवेश देंगे उसी अनुपात में वैद्युत विभव में वृद्धि होगी। मान लीजिए चालक को Q आवेश दिया गया, तो Q आवेश देने पर उसके वैद्युत विभव में वृद्धि भी हो, तो हम लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V। यानी जिस अनुपात में आवेश देंगे चालक को, उसी अनुपात में उसके विभव में वृद्धि होगी। तो अब यहां हम इस प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वलिटी में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है C, इसी को हम चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। C इक्वल टू Q बटा V। इसमें जो C आया है, इस C को हम चालक की धारिता कहते हैं। जहां C ये चालक की धारिता कहलाती है, चालक की वैद्युत धारिता। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ भी चुके थे। वहां कुछ समस्या उत्पन्न हुई थी, लास्ट में थोड़ा आवाज की समस्या आई थी, तो इसलिए यहां हम दोहरा रहे हैं कि चालक की वैद्युत धारिता यानी चालक में आवेश संग्रहण करने की क्षमता, आवेश संग्रहण करने की क्षमता की जो माप होती है, उसी को हम चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। और जितना आवेश देंगे उसी अनुपात में उसके वैद्युत विभव में वृद्धि होगा। क्यों आवेश दे रहे हैं, विभव में अगर वृद्धि V है तो V और Q एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे, और यहां अनुक्रमानुपाती को जब इक्वलिटी में बदलेंगे तो कांस्टेंट C आएगा, इसी को हम चालक की वैद्युत धारिता कहेंगे। अब हम इस सूत्र से भी परिभाषित कर सकते हैं वैद्युत धारिता को, कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा आवेश के कारण उसके वैद्युत विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। तो C इक्वल टू Q अपॉन V, जितना आवेश दिया गया और इस आवेश देने के कारण जितना वैद्युत विभव में वृद्धि हुआ, इसके अनुपात को हम चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसका मात्रक देखिए, SI मात्रक अगर लिखें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में वैद्युत धारिता का मात्रक, तो यहां देखिए Q का मात्रक होता है कूलाम। Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, और V वोल्ट है, वोल्टेज, इसको वोल्ट में मापते हैं वैद्युत विभव को। तो कूलाम प्रति वोल्ट, इसी को नाम दे देते हैं फैरड, या कहीं कहीं फैराड लिखा मिल सकता है। और ये फैराड या फैरड, इसको F से प्रदर्शित किया जाता है। कुछ किताबों में फैराड भी लिखा मिलता है, फैराड भी कह सकते हैं, तो वही है फैरड या फैराड। तो अब ये वैद्युत धारिता का मात्रक हो गया। अब हम इसका विमीय सूत्र अगर निकालना चाहें तो विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। विमीय सूत्र देखिए, आवेश का विमीय सूत्र और नीचे वोल्ट में है, तो हम विभव का विमीय सूत्र लिख सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा तोड़ लें। आवेश का मात्रक कूलाम है ऊपर, और नीचे वोल्ट वैद्युत विभव का मात्रक है, और इसको हम जूल प्रति कूलाम लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम। वोल्ट को हम जूल प्रति कूलाम लिख सकते हैं। कूलाम ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको कूलाम का स्क्वायर बटा जूल ऐसा भी कहा जा सकता है। अब हम कूलाम स्क्वायर को एम्पियर इंटू सेकंड के पदों में कूलाम को बदल लेंगे। देखिए, Q बराबर IT फार्मूला से कूलाम जो होता है वो एम्पियर और सेकंड का गुणनफल होता है। एम्पियर इंटू सेकंड इसका गुणनफल होता है। कूलाम का स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर लग जाएगा,
और नीचे जूल है, तो कार्य का मात्रक जूल, और कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो इसको हम न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। अब हम विमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ऊपर एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है, इसके लिए विमीय सूत्र हम ए लिखते हैं, सेकंड के लिए टी लिखते हैं, और दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो A2 T2 के रूप में हम इसको दिखा सकते हैं। और नीचे न्यूटन है, तो बल का विमीय सूत्र MLT-2 होता है, और फिर इंटू मीटर है, तो मीटर के लिए लंबाई L लिखते हैं। अब इनको हम समायोजित करें, तो यहां से हमको प्राप्त होगा m ऊपर जाएगा m-1, m-1, और यहां L दोनों मल्टीप्लाई होके L पावर 2 बनेगा, ऊपर ले जाएंगे तो L-2 हो जाएगा, L-2, और t का पावर 2 नीचे है माइनस में, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस टू मिलके 4 हो जाएगा, t का पावर 4, और इसके साथ में a पावर 2 भी जुड़ा हुआ है, a पावर 2। तो ये विमीय सूत्र हो जाएगा वैद्युत धारिता का। देखिए यहां से थोड़ा की पॉइंट क्या है, इसमें सूत्र के अनुसार C बराबर Q बटा B होता है, लेकिन यहां सूत्र से तो लग रहा है कि वैद्युत धारिता C आवेश के अनुक्रमानुपाती और वैद्युत विभव के व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन ऐसा नहीं है। यह आवेश और वैद्युत विभव पर निर्भर नहीं करती। वैद्युत धारिता जो होता है वो चालक का गुण होता है, लाक्षणिक गुण है चालक का है, वह चालक पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर। वैद्युत धारिता जो होती है वो चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है, किस प्रकृति का चालक है उस पर निर्भर करता है। यह आवेश और वैद्युत विभव से स्वतंत्र है। हाँ, इसके अनुपात के बराबर जरूर होता है, लेकिन निर्भरता आवेश और वैद्युत विभव पर नहीं होती है। वैद्युत धारिता की निर्भरता किस पर होती है, तो वैद्युत धारिता की निर्भरता हम प्रकृति कह सकते हैं, चालक की प्रकृति पर होती है। चालक की प्रकृति पर, अलग अलग प्रकृति के चालक ले लें तो उसकी धारिता अलग अलग होगी। उसके आकार पर होती है, आकार पर, भाई चालक का आकार अगर छोटा है तो उसमें आवेश संग्रहण की क्षमता कम होगी, बड़ा है तो अधिक आवेश संग्रहित हो सकता है। और किस पर निर्भर करती है, तो इस चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम पर निर्भर करती है। माध्यम पर निर्भर करती है। माध्यम का परावैद्युतांक भिन्न भिन्न हो तो वहां भी धारिता का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। परावैद्युतांक बढ़ने पर धारिता में वृद्धि होती है। और साथ साथ अन्य कोई चालक अगर उसके समीप रखा हुआ है तो अन्य चालक की उपस्थिति से भी वैद्युत धारिता प्रभावित होती है। अन्य चालक की उपस्थिति, अन्य चालक की उपस्थिति, ये चार बातों पर निर्भर करता है। ये ध्यान रखिएगा कि वैद्युत धारिता जो होता है वह चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके आकार पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है और अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। अब प्रकृति के रूप में अगर कहा जाए तो एक ही चालक के लिए अगर हम ग्राफ खींचें उसकी वैद्युत धारिता और त्रिज्या के रूप में, अगर C और A के बीच ग्राफ खींचे तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है और सभी चालकों के लिए उस सरल रेखा की जो प्रवणता होती है समान होती है। लेकिन परावैद्युत माध्यम अगर ले लिया जाए तो वहां प्रवणता का मान बढ़ जाता है। आगे इसको बताया जाएगा। ये ध्यान रखिए, यहां की पॉइंट यही था कि आवेश या वैद्युत विभव पर वैद्युत धारिता की निर्भरता नहीं होती। सूत्र के अनुसार देखें तो वैद्युत विभव के व्युत्क्रमानुपाती लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वैद्युत विभव के अनुक्रमानुपाती होता है धारिता। आगे दिखाया जाएगा। तो ये चार बातें, इनकी निर्भरता हो गई वैद्युत धारिता पर, और ये सूत्र हो गया, ये मात्रक और विमीय सूत्र। अब हम आगे अगला टॉपिक ले रहे हैं, विलगित गोलीय चालक की धारिता। देखिए विलगित गोलीय चालक की धारिता हम निकालेंगे। क्या होता है विलगित गोलीय चालक, हम हेडिंग डाल दे पहले, विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित मतलब जो अलग रखा हो, उसके समीप अन्य कोई दूसरा चालक ना हो,
भाई अलग हो, जो बिल्कुल पृथक हो, उसके आसपास कोई दूसरा चालक मौजूद ना हो, तो उसको हम विलगित गोलीय चालक कहते हैं। भाई स्फेरिकल हो, उसका जो आकार हो वो गोलीय हो, तो विलगित गोलीय चालक की धारिता की गणना करना है। तो हमने मान लिया कि एक विलगित गोलीय चालक है और यह निर्वात अथवा वायु में रखा हुआ है। हमने मान लिया कि विलगित गोलीय चालक है, इसकी त्रिज्या हमने ए मान लिया, इसकी त्रिज्या हमने ए मान लिया। ए त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक है और यह निर्वात अथवा वायु में स्थित है। अब इस गोलीय चालक को अगर कोई आवेश देंगे तो सारे आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। मान लीजिए इसको प्लस क्यू कूलाम का आवेश दिया जा रहा है, तो प्लस क्यू कूलाम का जब आवेश देंगे तो वो आवेश इसके पूरे संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्यू आवेश दिया गया और वो क्यू आवेश संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब देखिए, अगर संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश का वितरण है तो वैद्युत बल रेखा की दिशा क्या होगी? तो वैद्युत बल रेखा इस पृष्ठ के लंबवत सदैव निकलेगी, लंबवत बाहर की ओर। मतलब इस रूप में हम दिखा सकते हैं वैद्युत बल रेखाओं को, या वैद्युत क्षेत्र कहें कि गोलीय चालक के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो लंबवत बाहर की ओर, त्रिज्य रूप में इस प्रकार से लंबवत बाहर होगी कि जैसे ये लगेगा कि समस्त वैद्युत बल रेखाएं केंद्र से आ रही हैं। ये इस प्रकार व्यवहार करेगा कि जैसे समस्त वैद्युत बल रेखाएं जो है वो केंद्र से आ रही हैं, ये केंद्र से, केंद्र के डायरेक्शन में आती हुई प्रदर्शित होंगी, ये इस तरीके से त्रिज्य रूप में। ये दिखा सकते हैं, यहां से ये दिखाया जा सकता है। तो वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होगी वो पृष्ठ पर लंबवत होगी और इस प्रकार निकलेंगी कि जैसे मानो समस्त आवेश इस गोले के केंद्र पर स्थित हो, इस प्रकार का व्यवहार होगा। तो समस्त आवेश इसके केंद्र पर स्थित के समान इसका व्यवहार है। तो इस स्थिति में केंद्र से पृष्ठ की दूरी, भाई गोलीय चालक है तो गोलीय चालक में पृष्ठ की दूरी हर जगह ए दूरी है, बराबर है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गोलीय चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव एक समान हो। अब एक पृष्ठ के लिए और बाहर किसी बिंदु के लिए यह बिंदु आवेश के समान व्यवहार करेगा। जो सतत आवेश वितरण इसके पृष्ठ पर है वह एक बिंदु आवेश के समान व्यवहार करेगा, जैसे कि मानो समस्त आवेश उसके केंद्र पर स्थित हो। इस प्रकार का इसका व्यवहार होगा पृष्ठ और बाह्य बिंदुओं के लिए, बाह्य बिंदु के लिए। तो देखिए, हम पृष्ठ पर अगर वैद्युत विभव निकालना चाहें तो पृष्ठ पर वैद्युत विभव प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगा। तो इस गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव तो हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव वाले फार्मूले से लिख सकते हैं 1/4πε0। आवेश Q है और त्रिज्या इसकी A है, हम V इक्वल 1/4πε0 Q/A लिख सकते हैं। अब देखिए, इस गोलीय चालक की धारिता अगर निकालनी है हमको, विलगित गोलीय चालक की धारिता, तो देखिए इस गोलीय चालक की धारिता क्या होगी? गोलीय चालक की धारिता तो धारिता का सूत्र पढ़ चुके हो, C = Q/V। जितना आवेश दिया गया और आवेश के कारण जो वैद्युत विभव उत्पन्न हुआ उसी का अनुपात होगा। अब इस V का मान इसमें रख दीजिए, इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, समीकरण 1 से V का मान इसमें रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। समीकरण 1 से हम B का मान इसमें रख देंगे और फिर C की वैल्यू निकालेंगे। C = यह जाएगा Q/1/4πε0 Q/A,
यहां देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरा जो हर में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये पलट के अंश में चला जाएगा। तो यहां से हमको C की वैल्यू मिल जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये सूत्र मिल जाएगा। विलगित गोलीय चालक की धारिता है जब चालक कहां स्थित है, निर्वात अथवा वायु में। हमने मान लिया निर्वात अथवा वायु में इस चालक की धारिता को C नॉट अगर कहें तो यहां हम C नॉट लिख सकते हैं, इसको भी C नॉट कह सकते हैं। निर्वात अथवा वायु के लिए हम C नॉट लिखते हैं। निर्वात अथवा वायु में C नॉट इसकी धारिता हो गई। अब अगर मान लीजिए कि यह गोलीय चालक किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, तो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में इसकी धारिता क्या होगी? K परावैद्युतांक के माध्यम में गोलीय चालक की धारिता, धारिता मतलब वैद्युत धारिता की बात हो रही है। अब इसको अगर Ck से लिखें, Ck, तो Ck इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू ए, K इंटू ए, ये आ जाएगा। यहां K उस माध्यम का परावैद्युतांक है, जिस माध्यम में गोलीय चालक स्थित है उसका परावैद्युतांक है। तो कहीं ना कहीं इन बातों से क्या सिद्ध हो रहा है, देखिए ये दोनों हम इसको इक्वेशन मान लें, आगे इनका हम एक नया सूत्र बना के उपयोग करेंगे। ये समीकरण 2 और 3 के रूप में इनको हम याद रखेंगे। अब देखिए यहां से कुछ हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट यहां बन रहा है? यहां और यहां दोनों जगह से एक बात यह क्लियर हो रही है कि कहीं ना कहीं C और A का अनुपात अगर देखा जाए, C नॉट और A का अनुपात, C नॉट और A का अनुपात ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? एक सार्वत्रिक नियतांक है। सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक का मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में इसका मान हर जगह नियत है, फिक्स है। 1/9 गुणे 10 का घात 9, ये इसका हम मात्रक कह सकते हैं, ओ सॉरी इसका मान। अब पीछे पढ़ चुके हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ये मान होता है 9 गुणे 10 का घात 9, 9 गुणे 10 का घात 9, और मात्रक का है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब यहां से उल्टा कर देंगे तो इसका मान निकल आएगा। अगर हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान चाहें तो इसको 1 कर देंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और फिर इसका मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसका मान ये फिक्स है, ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएं हर जगह इसका मान, चाहे परावैद्युत माध्यम हो या कहीं भी, इतनी राशि का मान फिक्स है, सार्वत्रिक नियतांक है। तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है कि कोई चालक की धारिता और उसकी त्रिज्या का अनुपात जो होता है नियत होता है। तो प्रत्येक चालक के लिए, कोई भी चालक है, अगर वह धात्विक चालक है तो उन सभी चालकों के लिए उसकी धारिता और त्रिज्या का अनुपात नियत होगा। अब अगर ग्राफ खींचे, त्रिज्या A और धारिता C के बीच ग्राफ खींचा जाए तो यह ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस तरीके से एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो सभी चालकों के लिए एक ही सरल रेखा, समान प्रवणता की सरल रेखा मिलेगी। हाँ, अगर माध्यम बदल जाए, अगर यही गोलीय चालक मान लीजिए किसी ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक K1 हो, या किसी ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक K2 हो, तो K1 K2 परावैद्युतांक या परावैद्युत माध्यम में जब हम चालक को रखते हैं तो उसकी धारिता में लगातार वृद्धि होती है। अब लगातार वृद्धि कैसे मालूम चला? तो यहां से देख सकते हो, यहां से क्या दिखाई दे रहा है? Ck प्रोपोर्शनल टू K, मतलब ये K के अनुक्रमानुपाती है। जो धारिता है ये परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती है। और यहां से क्या दिख रहा है कि धारिता त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती है। मतलब जैसे जैसे गोलीय चालक की त्रिज्या बढ़ेगी उसका आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ने पर धारिता बढ़ेगी।
या परावैद्युत माध्यम का अगर परावैद्युतांक बढ़ रहा है तब भी हम कह सकते हैं। अब यहां से ये क्लियर हो रहा है, देखिए जो इसका हमने बताया था कि सी नॉट प्रोपोर्शनल टू ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि धारिता उसकी त्रिज्या पर, गोलीय चालक की त्रिज्या पर निर्भर करती है। अगर त्रिज्या छोटी है तो धारिता कम होगी, त्रिज्या बड़ी है तो धारिता अधिक होगी। और यहां से हमको क्या मालूम चल रहा है, इस वाले निष्कर्ष से अगर देखा जाए तो यह निष्कर्ष बता रहा है कि सी के प्रोपोर्शनल टू के, मतलब परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक अगर बढ़ा दिया जाए तो परावैद्युतांक के बढ़ने पर भी धारिता में वृद्धि होगी। तो ये दोनों बातें ये बता रहा है कि माध्यम पर निर्भरता बता रहा है धारिता की, और ये आकार पर निर्भरता बता रहा है, जो कि पीछे हम डायरेक्ट बता चुके हैं। और यहां सी नॉट अपॉन ये, इसका मान सार्वत्रिक नियतांक प्राप्त होता है, जो ये बताता है कि सभी चालकों के लिए प्रवणता जो होगा वो नियत होगा, समान होगा, और सबके लिए सी और ए के बीच खींची गई रेखा एक सरल रेखा प्राप्त होगी। अब अगर माध्यम चेंज कर दिया जाए, कोई माध्यम हमने ले लिया केवल परावैद्युतांक का, तो उसमें अगर खींचा जाए तो इससे प्रवणता थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए परावैद्युतांक और भी ज्यादा वाला कोई माध्यम ले लिया जाए तो प्रवणता में और ज्यादा वृद्धि होगी। ये K2 है, K2 बड़ा हो K1 से तब, K2 अगर बड़ा है K1 से तो प्रवणता में लगातार वृद्धि होती दिखाई देगी। तो ये ग्राफ है, हम ग्राफिकल भी समझ सकते हैं। अब आ जाइए इस रिजल्ट पर। यहां जो रिजल्ट रोका गया है इसको देखिए, क्यों इसको हमने रोका है। देखिए यहां से, हाँ, अगर हम भाग कर दे समीकरण 3 का समीकरण 2 से, तब हमको क्या मिलेगा। यानी देखिए ck अपॉन सी नॉट कर दिया जाए तब क्या मिलेगा। तो ऊपर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए, और नीचे है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। यहां से देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया। यहां हमको मालूम चल गया कि सी के अपॉन सी नॉट ये के बराबर होता है, के बराबर होता है। मतलब किसी माध्यम में चालक की वैद्युत धारिता और निर्वात में चालक की वैद्युत धारिता का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर है। तो यहां से हम धारिता के पद में हम परावैद्युतांक को भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है। तो किसी माध्यम में किसी चालक की धारिता और निर्वात में उसी चालक की धारिता का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। यह समान राशियों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। परावैद्युतांक का न्यूनतम मान 1 होता है, परावैद्युतांक का न्यूनतम मान 1 होता है, 1 से छोटा मान नहीं होता। और एक निर्वात या वायु के लिए लिया जाता है, निर्वात अथवा वायु के लिए 1 लिया जाता है। बाकी सभी माध्यमों का 1 से बड़ा होगा, और धातुओं के लिए सबसे ज्यादा लिया गया, धातुओं के लिए अनंत होता है के का मान। ये पिछले टॉपिक में ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। अन्य माध्यमों का इनके बीच होता है। ये बात देखिए यहां से क्लियर हुई। अब एक सूत्र और यहां से क्लियर हो रहा है, उस पर भी प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। देखिए यहां से एक बात और क्लियर हो रही है, अगर हम यहां से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालें, एप्सिलॉन नॉट का मान, तब क्या आएगा। देखिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू अगर करें तो यह आ जाएगा सी नॉट अपॉन 4 पाई ए, 4 पाई इंटू ए, ये आ जाएगा। अब अगर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखे तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक इस सूत्र से क्या मिल रहा है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक इक्वल ऊपर सी नॉट का, तो सी वैद्युत धारिता है, इसका मात्रक हो जाएगा फैरड, और 4 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई मात्रक नहीं है, ए त्रिज्या है, इसका मात्रक मीटर। तो यहां से देखिए फैरड प्रति मीटर एक मात्रक एप्सिलॉन नॉट का प्राप्त हो गया। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है कि फैरड पर मीटर को सिद्ध करना है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये फैरड प्रति मीटर ये दिखाने के लिए प्रश्न में पूछा जा चुका है, परीक्षा में आ चुका है। फैरड प्रति मीटर को सिद्ध करना है कि ये कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे।
फैरड क्या बताया गया था? फैरड वैद्युत धारिता का मात्रक है, और वैद्युत धारिता को हम Q बटा V लिखते हैं, यानी फैरड को हम लिख सकते हैं कूलाम बटा वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट करेंगे तो नीचे वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। अब देखिए वोल्ट को क्या लिख सकते हैं? तो वोल्ट को हम लिख सकते हैं, वोल्ट विभव का मात्रक है, और वैद्युत विभव जो होता है वो कार्य और आवेश के मात्रक के बराबर होता है, कार्य बटा आवेश। तो इसको अब हम बदल देंगे, कूलाम ये हो गया, और नीचे वोल्ट को हम लिख देंगे जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, और साथ में इंटू मीटर है। ये कूलाम पलट के ऊपर चला जाएगा, यहां से कूलाम ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति। जूल को लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, जूल को लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, और साथ में एक मीटर और है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से फैरड प्रति मीटर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए भी परीक्षा में पूछा जाता है, या सीधे ये भी ध्यान रखिएगा कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ये भी है और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ये भी, ये दोनों एक ही राशि के मात्रक कहे जाएंगे, ये दोनों समतुल्य हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। देखिए आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो जैसा कि पीछे भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा पढ़ चुके हो, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो उन सभी स्थितिज ऊर्जा के परिभाषा में कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो कार्य किया जाता है वैद्युत बल के विरुद्ध, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक उसी प्रकार यहां भी हम कह सकते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, मतलब कोई आवेशित चालक, चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है वही कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। देखिए कैसे हम निकालेंगे इसके लिए फार्मूला। तो ये मान लीजिए कोई चालक है, ये कोई एक उदासीन चालक है, उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है। अब हम इसको आवेशित करना चाहते हैं, इसको क्यों आवेश देना चाहते हैं? तो क्यू आवेश एक बड़ा मात्रा है आवेश की, हम डायरेक्ट क्यू आवेश नहीं दे सकते। आवेश का क्वांटीकरण पढ़ चुके हो कि आवेश जो होता है ई का पूर्ण गुणज होता है, हम छोटे छोटे भागों में विभक्त करके इसको तब क्यू आवेश दे पाएंगे, डायरेक्ट क्यू आवेश नहीं दिया जाएगा। तो पहले तो इस पर कोई आवेश नहीं है, पहले कोई आवेश नहीं है, और हमें देना है टोटल इसको प्लस क्यू आवेश, ये देना है। तो इस प्लस क्यू आवेश को हम समान सूक्ष्म खंडों में विभक्त करके तब इसको देंगे। पहला भाग जब इसको दिया जाएगा, इस प्लस क्यू का सबसे छोटा भाग, पहला भाग जब देंगे तो उस समय कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये उदासीन है, आसानी से वो पहला भाग इस चालक पर पहुंच जाएगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा भाग, अगला भाग जब देंगे तो ये जो यहां पहले भाग जो मौजूद है वो अब प्रतिकर्षण लगाने लगेगा। जब दूसरा भाग आवेश का देंगे इसको, तब पहला भाग उसका प्रतिकर्षण बल उस पर आरोपित करेगा, उस बल के विरुद्ध हमें दूसरा भाग यहां पहुंचाना होगा। अब तीसरा भाग जब देंगे तो दोनों मिलकर, जो पहले से दो भाग पहुंच चुके हैं, वो दोनों प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, तो प्रतिकर्षण बल और ज्यादा बढ़ जाएगा, हमें कार्य और ज्यादा करना पड़ेगा। इसी तरीके से आगे अब जो भी भाग देंगे लगातार प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाएगा, मतलब कार्य हमें और ज्यादा करना पड़ेगा। तो अंत में जितने भी भाग दे रहे हैं उन सभी भागों को इस चालक तक पहुंचाने में हमें
प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य इस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो प्रारंभ में हमने मान लिया ये उदासीन था, तो जब ये उदासीन था, कोई आवेश नहीं था, तो इसका विभव प्रारंभ में शून्य था। हमने ये देखा कि यदि चालक का प्रारंभिक विभव, भाई प्रारंभ में इस पर कोई आवेश नहीं था, तो प्रारंभिक विभव इस पर शून्य कहा जाएगा। इसका प्रारंभ में चालक का विभव शून्य था, लेकिन जब क्यू आवेश दे दिया गया तो अब इसका कुछ विभव हो जाएगा आवेश क्यू पहुंचने के बाद, तथा क्यू आवेश देने के बाद, क्यू आवेश देने के बाद विभव कितना होगा? तो हमने मान लिया कि क्यू आवेश देने के बाद विभव इसका v हो जाता है। तो विभव v प्रत्येक भाग पर कार्य नहीं किया है, धीरे धीरे आवेश का एक एक भाग धीरे धीरे पहुंचा है, उस अनुसार जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ी है उस अनुसार विभव बढ़ा है। तो हम डायरेक्ट v हम सभी भागों पर नहीं अप्लाई कर सकते, तो ऐसे सिचुएशन में हम औसत लेंगे। भाई प्रत्येक भाग पर जो विभव कार्य किया वो औसत विभव कार्य कर रहा है, तो कितना औसत विभव लग रहा है हम उस औसत विभव को निकालें। औसत विभव क्या होगा? औसत विभव को अगर हम v डैश से लिखें तो v डैश इक्वल टू, औसत कैसे निकालते हैं? प्रारंभिक मान बटा अंतिम मान बटा 2, प्रारंभिक मान प्लस अंतिम मान बटा 2, यानी फर्स्ट 0 था प्रारंभिक मान और लास्ट वाला v हो गया, दोनों का योग करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो औसत विभव कितना हो जाएगा? तो औसत विभव यहां से हमको मिल जाएगा v/2, v/2 औसत विभव हमें मालूम चल गया। अब इसी औसत विभव से आवेश Q को वहां दिया गया है, तो कितना कार्य करना पड़ा Q आवेश देने में? प्लस Q आवेश देने में कृत कार्य, कितना कार्य किया गया? तो कार्य को हम W से लिखते हैं, और W बराबर आवेश, जो आवेश दिया गया उस आवेश का मान, यानी आवेश Q दिया जा रहा है, इंटू जिस विभव से दिया गया, तो यहां हम औसत विभव B डैश लिखेंगे, औसत विभव B डैश, B डैश औसत विभव से हम आवेश के प्रत्येक भाग को पहुंचाए। तो यहां से देखिए W क्या मिल गया? W इक्वल टू Q इंटू V डैश, और V डैश का मान है V/2, V/2, यानी QV/2 कह सकते हैं, या इसको 1/2 QV कह सकते हैं। अब परिभाषा क्या बताया गया? डिफिनीशन कि Q आवेश देने में जितना कार्य किया गया वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ, मतलब ये कार्य W ही स्थितिज ऊर्जा है। तो अब इसी को हम स्थितिज ऊर्जा U कह देंगे, U इक्वल टू W के बराबर। तो W के बराबर है तो U के लिए फार्मूला मिल गया 1/2 QV, ये फार्मूला हमको पहला रूप मिल गया। Q और V के पदों में स्थितिज ऊर्जा का पहला सूत्र मिल गया। अब देखिए इसको हम अन्य रूपों में भी बदल सकते हैं, जैसा कि अगर इस चालक की धारिता मान लीजिए C है, इस चालक की धारिता हमने C मान लिया, तो अगर C धारिता है तो धारिता C बराबर होता है Q/V, धारिता C बराबर होता है Q/V। यहां से अगर V का मान निकाले तो V इक्वल टू आ जाएगा Q/C, V इक्वल टू आ जाएगा Q/C। अब इस मान में, इस समीकरण में V की वैल्यू Q/C अगर रख दिया जाए तो U का एक नया सूत्र हमको मिल जाएगा, U इक्वल टू 1/2Q, V की जगह पर Q/C रखेंगे तो Q मल्टीप्लाई होके Q² हो जाएगा बटा C, ये दूसरा रूप मिल जाएगा। इस चालक की स्थितिज ऊर्जा का ये दूसरा सूत्र मिल जाएगा 1/2 Q² बटा C। या यहीं से हम देखिए क्या लिख सकते हैं, हम C और V के पदों में निकालना चाहते हैं, तो यहां से देखिए Q बराबर क्या होता है? Q बराबर निकाले तो C इंटू V के बराबर होता है, C इंटू V के बराबर।
तो अब इसमें Q की जगह पर C इंटू वी अगर प्लेस कर दिया जाए तो एक नया रूप इसका और प्राप्त हो जाएगा, U इक्वल टू 1/2, Q की जगह पर सी वी रखेंगे तो ये सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्राप्त होगा और नीचे अपॉन सी, इस सी से एक इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और अंत में हमको मिल जाएगा U इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर, ये फार्मूला। तो ये तीनों रूप इसके याद रखेंगे। इस पर न्यूमेरिकल भी बन सकता है या स्थितिज ऊर्जा के लिए डायरेक्ट पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा 1/2 सी वी स्क्वायर होती है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में। तो ये तीन रूप है, इसके तीनों रूप याद रखेंगे। यदि अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो इन्हीं में से स्थितिज ऊर्जा के सूत्र पर आधारित पूछा जा सकता है। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हो चुका। दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण एक नया टॉपिक है। दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस मतलब आवेशों का पुनर्वितरण। अगर दो आवेशित चालक को अगर हम एक दूसरे से जोड़ दें, मतलब कोई पतले तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो वहां आवेशों का पुनर्वितरण शुरू हो जाएगा। तो पुनर्वितरण होता क्यों है? आवेशों का पुनर्वितरण होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण होता है विभव। पीछे पढ़ चुके हो, आवेश का स्थानांतरण विभव में अंतर के कारण ही होता है। आवेश यानी धन आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाने लगता है। अगर विभवांतर है तो निश्चित रूप से आवेश वहां स्थानांतरण शुरू होगा। तो उसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर भी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए इसको भी आज हम अच्छे से समझ लें। ये मान लीजिए कि कोई दो हमने चालक ले लिया, एक अचानक स्टैंड पर हमने एक चालक को यहां ले लिया, इस चालक को नाम दिया ए। ये चालक ए है और इसी के यहां साइड में हमने दिखा दिया चालक दूसरा है बी। ये दूसरा चालक है बी। इस पर आवेश हमने मान लिया Q1 है, इस पर Q1 आवेश है और इस पर आवेश Q2 मान लिया। चालक ए पर आवेश Q1 है और Q1 आवेश के कारण इस पर विभव उत्पन्न होता है V1 का, इस पर विभव उत्पन्न होता है V1 का, और इस पर आवेश Q2 है जिसके कारण विभव उत्पन्न होता है V2। अब चालक की धारिताएं फिक्स होंगी, भाई इस चालक की अपनी कुछ धारिता भी होगी। तो इस चालक की धारिता को हमने मान लिया C1 और इस चालक की धारिता को हमने मान लिया C2। तो C1 C2 इसकी धारिता है, Q1 आवेश दिया गया तो V1 इस पर वैद्युत विभव उत्पन्न हुआ और इसको Q2 आवेश दिया गया तो V2 वैद्युत विभव उत्पन्न हुआ। अब देखिए इनमें संबंध हम लिख सकते हैं, ये दोनों को एक दूसरे से जोड़ने के पहले जब Q1 आवेश देंगे तो V1 विभव उत्पन्न होगा, धारिता हमने C1 माना है। तो इनमें संबंध क्या होगा? तो संबंध हम लिख सकते हैं Q बराबर C इंटू V, पीछे पढ़ चुके हो। तो Q1 बराबर हो जाएगा C1 इंटू V1 तथा Q2 बराबर C2 इंटू V2। ये दोनों चालक अलग अलग A और B रखे हुए एक दूसरे से पृथक है, मतलब इतनी अधिक दूरी पर है
कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। इसके आवेश का प्रभाव इस पर नहीं पड़ रहा है, इसके आवेश का प्रभाव इस पर नहीं पड़ रहा है। दोनों के जो वैद्युत प्रभाव है वो दोनों एक दूसरे के वैद्युत प्रभाव नगण्य माना गया, इतनी दूरी पर इनको रखा गया है। और इन चालकों को अगर हम किसी पतले तार से, पतले तार क्यों लेते हैं भाई, मोटा तार क्यों नहीं जोड़ सकते, तो मोटा तार अगर जोड़ेंगे तो उस मोटे तार की अपनी धारिता होगी, कुछ ना कुछ आवेश वो स्वयं संग्रहित कर लेगा। तो जब आवेश का संग्रहण वो स्वयं कर लेगा तो वहां आवेश इन दोनों चालकों पर संरक्षित नहीं रह पाएगा, तब आवेश का संरक्षण लागू नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहां हमें आवेशों का पुनर्वितरण देखना है। तो पुनर्वितरण के लिए हमें मानना पड़ेगा भाई आवेश Q1 हमने मान लिया कि Q1 ये आवेश Q1 नहीं बल्कि B1 मान ले, B1 विभव में अंतर होगा, आवेश पर निर्भरता नहीं है। आवेश हो सकता है इसमें कम हो इसमें ज्यादा हो, तो उससे कोई मतलब नहीं लेना देना भाई, विभव मेन है इसमें, विभव किस पर ज्यादा होगा। तो हमने मान लिया कि ये V1 वाला विभव अधिक है V2 की तुलना में, V1 विभव अधिक है V2 की तुलना में। अब अगर V1 अधिक है और इसको किसी पतले तार द्वारा जोड़ दिया जाए, अब हम यहां पुनः नए फिगर में बना रहे हैं इसको, ये चालक हमने A को रख दिया और ये दूसरा चालक था B, ये चालक स्टैंड है, ये दूसरा चालक B है। इस पर आवेश Q1 था, इस पर Q2 है। अब जब इनको एक पतले तार द्वारा मतलब जिसका खुद की वैद्युत धारिता जो हो वो नगण्य हो, पतला तार यूज किया जाएगा नगण्य वैद्युत धारिता का। तो इसलिए हम ये मान लेंगे कि जो भी आवेश का स्थानांतरण हो रहा है पूरा का पूरा दूसरे चालक पर पहुंच रहा है। तो देखिए विभव में अंतर है, चूंकि V1 बड़ा है V2 से, और V1 अगर V2 से बड़ा है तो निश्चित ही आवेशों का पुनर्वितरण शुरू हो जाएगा। आवेश यानी धन आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक पर स्थानांतरित होना शुरू हो जाएगा, और यह तब तक स्थानांतरित होगा जब तक दोनों चालकों का वैद्युत विभव समान न हो जाए। जब दोनों चालकों का वैद्युत विभव समान हो जाएगा तो आवेश का स्थानांतरण स्वतः ही रुक जाएगा। तो अब जैसे ही इसको पतले तार द्वारा जोड़ा गया, ये चालक तार लिया गया है, ये चालक है, एक पतला चालक तार लिया गया है और ये पतला लिया गया मतलब नगण्य वैद्युत धारिता का, ये आवेश का संग्रहण नहीं करता बल्कि इसके थ्रू आवेश दूसरे चालक तक पहुंचते हैं, एक आवेश से दूसरे आवेश तक चालक पहुंचते हैं। अब विभव इसका ज्यादा था A का, तो निश्चित रूप से आवेश का स्थानांतरण A से B की ओर शुरू होगा, A से B की ओर आवेश का स्थानांतरण शुरू हो जाएगा, और यह तब तक स्थानांतरित होता रहेगा जब तक दोनों पर वैद्युत विभव समान ना हो जाए। मान लीजिए कुछ समय बाद दोनों का विभव समान हो गया, तो यह समान विभव यानी इसको हम उभयनिष्ठ विभव कहेंगे, लेकिन धारिता अभी भी नहीं बदली है, धारिता वही रहेगी। धारिता तो चालक का जो अभिलाक्षणिक गुण होता है वो थोड़ी परिवर्तित होगा। भाई आवेश का स्थानांतरण हुआ तो आवेश की मात्राएं बदल जाएंगी, विभव भी परिवर्तित हो रहा, पहले अलग अलग था, अब विभव दोनों का उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो विभव भी हो गया, आवेश की मात्रा बदलेगी। मान लीजिए पुनर्वितरण के बाद इस पर आवेश आता है Q1 डैश और इस पर आवेश आता है Q2 डैश। पुनर्वितरण के बाद इस पर आवेश आया Q1 डैश और इस पर Q2 डैश आ गया। तो अब हम Q1 डैश और Q2 डैश का अगर हम मान निकाले तो यहां से देखिए आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, यानी जब दोनों चालकों को एक पतले तार द्वारा जोड़ते हैं, जब दोनों चालकों को पतले तार से संबंधित कर देते हैं तो आवेशों का पुनर्वितरण
आवेशों का पुनर्वितरण प्रारंभ हो जाता है। कब तक रहता है? जब तक कि दोनों चालक पर विभव समान ना हो जाए। जब तक दोनों का विभव समान नहीं होगा तब तक आवेश का पुनर्वितरण होता रहेगा। अब आवेश का पुनर्वितरण हो जाने के बाद मान लीजिए एक बिंदु पर विभव इनका समान हो गया तो वहां आवेशों का पुनर्वितरण रुक जाएगा। और जब आवेशों का पुनर्वितरण रुक गया तब हमने मान लिया कि चालक ए पर आवेश Q1 डैश और चालक बी पर आवेश Q2 डैश। तो अब Q1 Q2 डैश देखिए क्या होगा। पुनर्वितरण के पश्चात Q1 डैश की वैल्यू देखिए, Q1 डैश अब कितना हो जाएगा। इस चालक की धारिता तो वही है C1 लेकिन विभव हो गया V तथा दूसरे चालक का आवेश Q2 डैश बराबर धारिता C2 और विभव V, ये हो गया। अब इनका अगर अनुपात लिया जाए Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, यहां से हमको क्या मिलेगा C1B बटा C2B, B से भी कैंसिल हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये हमको मालूम चल गया कि पुनर्वितरण के पश्चात जो आवेश उस पर शेष रहेगा उन आवेशों का अनुपात धारिता के अनुपात में होगा। जितना धारिता का अनुपात होगा चालकों की उसी अनुपात में पुनर्वितरण के पश्चात आवेश शेष बचेगा। Q1 डैश बटा Q2 डैश ये C1 बटा C2 के बराबर आ गए। यहां से हमें मालूम चल गया कि धारिता के अनुपात में ही आवेश शेष बचेगा। आवेशों का पुनर्वितरण होगा जब तो Q1 डैश बटा Q2 डैश ये C1 बटा C2 के बराबर होगा। तो अब देखिए उभयनिष्ठ विभव निकालना चाहते हैं तो उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। यहां से Q1 Q2 का मान ध्यान रखिएगा, आगे जरूरत पड़ेगी। अब हम चाहते हैं कि जो उभयनिष्ठ विभव भी मिला है इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो देखिए उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। दोनों चालकों पर उभयनिष्ठ विभव उभयनिष्ठ विभव को हम V से लिखे हैं तो कुल आवेश बटा संयुक्त धारिता, कुल आवेश बटा संयुक्त धारिता। एक बात यहां ध्यान रखिएगा, भले ही आवेशों का पुनर्वितरण हुआ हो, भले ही इस चालक ए से बी पर गया हो, लेकिन कुल आवेश जितना पहले था उतना अभी भी है। कुल आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता, आवेश संरक्षित रहेगा। पुनर्वितरण के पहले कुल आवेश और पुनर्वितरण के बाद कुल आवेश, ये दोनों चालकों के आवेशों का योग सदैव बराबर रहेगा। यानी Q1 प्लस Q2 और Q1 डैश प्लस Q2 डैश ये दोनों वैल्यू बिल्कुल बराबर रहेंगी। तो कुछ आवेश उधर गया है और जोड़ेंगे तो दोनों का योग, और यहां जोड़ेंगे दोनों का योग, तो ये निश्चित रूप से बराबर ही रहेगा, दोनों के योग बराबर ही रहेंगे। तो इसीलिए हमने कुल आवेश लिखा। अब कुल आवेश तो पहले देखिए Q1 था और इस पर Q2 था, दोनों जोड़ दीजिए, कुल आवेश मिल गया। संयुक्त धारिता तो पतले तार द्वारा जोड़ा गया, तार का स्वयं कोई धारिता नहीं, नगण्य धारिता माना गया, तो संयुक्त धारिता हम केवल चालकों की धारिताओं का योग लेंगे। तो यहां भी धारिता वही है, यहां भी धारिता वही है, तो संयुक्त धारिता क्या हो जाएगी C1 प्लस C2, ये संयुक्त धारिता हो जाएगी। अब Q1 और Q2 का मान हम निकाल चुके हैं, पीछे रख दीजिए। तो देखिए उभयनिष्ठ विभव का सूत्र यहां से हमको प्राप्त होगा V इक्वल टू Q1 लिखा गया था C1V1 और Q2 है C2V2 और नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2, ये उभयनिष्ठ विभव का सूत्र होगा। ये भी
न्यूमेरिकल में काम आ सकता है, याद रखिए। तो भाई निष्ठ विभव प्राप्त हो गया। अब आवेश कितना, आवेश ए से बी पर गया है, स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितनी है, अब हम उसको निकालेंगे। तो देखिए स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या होगी, स्थानांतरित आवेश की मात्रा स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो देखिए हम स्थानांतरित आवेश की मात्रा को अगर हम मान लें कि डेल्टा क्यू आवेश इधर से उधर गया है, डेल्टा क्यू आवेश स्थानांतरित हुआ है, तो इस डेल्टा क्यू का मान कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू, तो आवेश किधर से किधर गया, ए से बी पर गया है, ए से बी पर गया है, तो ए पर पहले कितना आवेश था Q1 और बाद में कितना बचा Q1 डैश। तो हम Q1 में से अगर Q1 डैश घटा दें तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा मालूम चल जाएगी। तो देखिए यहां से पहले आवेश था Q1 ए पर, और स्थानांतरण जब शुरू हुआ तो स्थानांतरण खत्म होने पर आवेश बचा इसके पास Q1 डैश, तो Q1 माइनस Q1 डैश कर देंगे तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा हमको प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए Q1 की वैल्यू C1V1 पीछे लिख चुके हैं, C1V1, और Q1 डैश क्या है, तो Q1 डैश भी निकाला जा चुका है, Q1 डैश बराबर C1 इंटू वी, तो यहां माइनस में हम C1 इंटू वी लिख सकते हैं। अब V का फार्मूला यहां मिल चुका है, इस V के फार्मूले को इसमें रख के सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए आ जाएगा C1V1 माइनस C1 और V की ये पूरी वैल्यू, तो V की पूरी वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, यहां एलसीएम ले लीजिए C1 प्लस C2 का, C1 प्लस C2 एलसीएम ले लेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इसके लिए अब हमें अधिक स्पेस की आवश्यकता है, तो इन सब को हम मिटा रहे हैं, ये फार्मूले याद रखिएगा। अब हम फिर इस न्यूमेरिकल को देखिए पूरी तरीके से, एक एक बातें बड़ी आसानी से आप अभी समझ जाएंगे, पूरा वीडियो अगर देखें तो कहीं ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, हम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बता रहे हैं, एक एक बातें बताया जा रहा है, बस ध्यान से देखते जाइए, सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो यहां देखिए अब हम डेल्टा क्यू निकालना चाहते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू एलसीएम ले लिया जाए C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 ये हो गया एलसीएम। यहां पहले से C1V1 है तो ये गुणा हो जाएगा इसमें, क्योंकि नीचे 1 है, एलसीएम C1 प्लस C2 लेंगे तो C1 प्लस C2 का इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, C1V1 इंटू C1 प्लस C2 ये आ जाएगा, और साथ में यहां देखिए माइनस में C1 इंटू C1V1 प्लस C2V2 ये लिखा हुआ है। अब इन ब्रैकेट को खोलिए, सॉल्व करिए, देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, C1 का स्क्वायर इंटू V1, C1 गुणा होगा C1 स्क्वायर V1, और इसमें गुणा कराएंगे तो C1 C2 V1 हो जाएगा, प्लस C1 C2 V1 ये आ जाएगा। अब यहां ब्रैकेट खोलिए तो ये माइनस चिन्ह आएगा, C1 स्क्वायर V1 ये हो जाएगा, और फिर इसका गुणा इससे कराएंगे तो प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, और ये C1 C2 V2 हो जाएगा, C1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 ये मिल जाएगा। तो यहां से डेल्टा क्यू की वैल्यू, स्थानांतरित आवेश की मात्रा देखिए कितनी आएगी, तो यहां से ये पद कट रहा है दोनों में, C1 स्क्वायर V1 ये माइनस में ये प्लस में, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दिया गया। अब जो बचा उसमें देखिए C1 C2 यहां भी है, C1 C2 यहां भी है, दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, तो C1 इंटू C2 को ले लीजिए कॉमन, तो यहां बचेगा V1 माइनस वहां आ जाएगा V2, और नीचे हो जाएगा बटा C1 प्लस C2। ये हमको स्थानांतरित आवेश की मात्रा का फार्मूला पता चल गया, कितना आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर स्थानांतरित हुए उस आवेश की मात्रा में। अब देखिए आवेश का स्थानांतरण हुआ है तो निश्चित ही कुछ आवेश का ह्रास भी हुआ होगा, भाई उस तार में से होकर आवेश गए,
एक चालक तार पतला तार लिया गया है, तो तार जितना पतला होता है वैद्युत प्रतिरोध उतना ज्यादा होता है। निश्चित रूप से उस तार से अगर आवेश जाएगा तो आवेश के कारण ऊर्जा में ह्रास होगा, स्थितिज ऊर्जा में कुछ ह्रास हुआ है। तो चालक की स्थितिज ऊर्जा में कितना ह्रास हुआ, कितना कमी आई, अब हम उसकी गणना करने वाले हैं। तो देखिए अब स्थितिज ऊर्जा में कितना ह्रास आया, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास कितना हुआ। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, मतलब आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, कितना ऊर्जा की कमी हुई। तो इसके लिए सबसे पहले हम दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी थी पुनर्वितरण के पूर्व, पुनर्वितरण के पूर्व दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, और पुनर्वितरण के बाद कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी है। दोनों स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर ले लेंगे, ऊर्जा में ह्रास मालूम चल जाएगा। देखिए आइए हम ऊर्जा में ह्रास ज्ञात करने के लिए आवेशों के पुनर्वितरण के पूर्व की बात कर रहे हैं। आवेशों के पुनर्वितरण के पूर्व दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, तो इसको अगर हम U से लिखें तो U इक्वल टू पहले चालक का U1 दूसरे चालक का U2, तो U1 प्लस U2 कर सकते हैं, कुल की बात कर रहे हैं। देखिए U1 प्लस U2 करिए या सीधा हम सूत्र रख दे, पहले चालक की धारिता C1, पहले चालक पर आवेश V1 था, तो हाफ CV स्क्वायर वाले फार्मूले से पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ C2 V2 स्क्वायर, दोनों की स्थितिज ऊर्जा का योग कर देंगे तो पुनर्वितरण के पूर्व कितनी स्थितिज ऊर्जा थी वो मालूम चल जाएगा। अब देखिए पुनर्वितरण के पश्चात दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी है, दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा, दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा, तो देखिए पुनर्वितरण के पश्चात हमने डैश लिखा है, जैसे आवेश में क्यू डैश लगाया है, तो इसी तरीके से अब हम मान रहे हैं यू डैश। पुनर्वितरण के पश्चात दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा को अगर यू डैश मान लिया जाए तो यू डैश कितना होगा, जैसा कि हम जानते हैं तो दोनों पर समान उभयनिष्ठ विभव उत्पन्न हो गया, विभव दोनों पर उभयनिष्ठ हो गया, और दोनों चालक एक तार से जब कांटेक्ट कर दिया गया तो दोनों की धारिता अब संयुक्त धारिता के रूप में काम करेगी, C1 प्लस C2 के रूप में विभव V हो जाएगा। तो अब हम निकाल सकते हैं, देखिए 1/2 संयुक्त धारिता C1 प्लस C2 उभयनिष्ठ विभव V का स्क्वायर, ये दिखा सकते हैं। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। अब V का सूत्र पीछे पढ़ चुके हो, उभयनिष्ठ विभव C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, यहां V की वैल्यू रख के और फिर से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए हम रख रहे हैं 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V का मान है C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2,
ये हो जाएगा और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर हो जाएगा तो इसको अलग अलग करें तो इस पूरे का स्क्वायर बटा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। यहाँ एक C1 प्लस C2 ऊपर है और यहाँ C1 प्लस C2 का स्क्वायर है तो एक घात इससे कैंसिल कर देंगे। C1 प्लस C2 का एक घात इससे नीचे ऊपर कैंसिल होगा। यहाँ दो घात है, अंश में एक घात है तो एक घात नीचे ऊपर कैंसिल करेंगे, बचेगा कितना, यहां जाएगा 1/2, ये घात कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2। अब इस पर स्क्वायर नहीं रह जाएगा, अब स्क्वायर था वो एक से कैंसिल हो चुका है तो अब ये मिल जाएगा। देखिए कुल स्थिति ऊर्जा पुनर्वितरण के पश्चात मिल गई, पुनर्वितरण के पहले स्थिति ऊर्जा मिल गई। अब इनका अंतर निकाल लीजिए तो स्थिति ऊर्जा में ह्रास मिल जाएगा। अतः स्थिति ऊर्जा में ह्रास इसको अगर हम डेल्टा यू से लिखें तो डेल्टा यू इक्वल, पहले वाली स्थिति ऊर्जा अधिक थी, बाद में क्या होगा, कम हुआ। तो कम क्यों हुआ, क्योंकि कुछ ऊर्जा का क्षय उस तार के माध्यम से जब आवेश दूसरे चालक पर गया तो निश्चित रूप से कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बदला होगा, तार गर्म हुई होगी, या कुछ ऊर्जा, कभी कभी चिंगारी उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, दो चालक कनेक्ट करिए तो वहां ध्वनि भी उत्पन्न होता है, चिंगारी भी उत्पन्न होती, प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो इस रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय हो जाता है। तो इस कारण से बाद में जो ऊर्जा रहेगी वो निश्चित ही कम होगी, निश्चित ही कम होगी। तो प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा में से बाद वाली स्थिति ऊर्जा को घटाया जाएगा, U माइनस U डैश करेंगे, स्थिति ऊर्जा में ह्रास यहां से हमको प्राप्त होगा। तो अब निकाल दीजिए, देखिए U कितना आया था, U आया था 1/2 C1V1, या 1/2 दोनों में कॉमन भी है, कॉमन ले सकते हो, 1/2 कॉमन ले लीजिए। अब यहां क्या बचा, C1V1 स्क्वायर, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, C2V2 स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये U की वैल्यू है। अब आगे देखिए यहां U डैश भी है तो माइनस में U डैश रख देंगे, 1/2 ऊपर आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये मिल जाएगा। देखिए उधर हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो तो हम इसको मिटा के कैलकुलेशन बचा है यहां थोड़ा सॉल्व कर ले। अब देखिए हम इधर थोड़ा खिसका रहे हैं तो यहां डेल्टा यू की वैल्यू, डेल्टा यू इक्वल टू 1/2 दोनों का बाहर कर लीजिए, 1/2 दोनों में है, इसको हमने बिल्कुल बाहर कर लिया। अब यहां देखिए एलसीएम लिया जा सकता है, एलसीएम हम ले लेंगे C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है 1, तो इस C1 प्लस C2 का यहां गुणा होगा, तो यहां हमने गुणा कर दिया C1 प्लस C2 इंटू C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, फिर माइनस चिन्ह है और यहां आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, किया जाएगा। अब देखिए क्या आएगा, डेल्टा यू इक्वल टू, डेल्टा यू इक्वल टू यहां a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोला जाएगा और यहां गुणा कराया जाएगा। तो करिए पूरी बात यहां देखिए कंप्लीट करिए, 1/2 ऊपर C1 का गुणा करेंगे C1V1 स्क्वायर में तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसका गुणा हमने इससे किया है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो C1 C2V2 स्क्वायर, C1 C2V2 स्क्वायर, ये मिल जाएगा। फिर अगला C2 का गुणा दूसरे वाले पद में करेंगे, पहले वाले में, प्लस C1 C2V1 स्क्वायर, C1 C2V1 स्क्वायर, ये मिल जाएगा। और साथ में C2 का गुणा इसमें करेंगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अभी केवल इस पद का गुणा कराया गया है
तो हम ऊपर थोड़ा मिटाना पड़ेगा, स्पेस यहां ज्यादा ले रहा है। देखिए अब यहां पर इसका होल स्क्वायर खोलिए, तो इसके होल स्क्वायर को खोलेंगे, आगे चिन्ह माइनस भी है, ध्यान रखिएगा भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फार्मूले से खोलेंगे, लेकिन आगे चिन्ह माइनस होने के कारण सभी पद ऋणात्मक होंगे, सभी पद इसके ऋणात्मक होंगे। तो हम यहां माइनस में लेंगे c1 v1 दोनों का स्क्वायर, यानी c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, पहला ए स्क्वायर वाला पद मिल गया, फिर माइनस चिन्ह, दूसरा बी स्क्वायर वाला पद लेंगे तो c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर ये मिल जाएगा। अब तीसरा पद 2ab वाला जब लेंगे तो माइनस में 2ab मतलब इन दोनों का गुणनफल, तो c1 c2 v1 v2, c1 c2 v1 v2 ये मिल जाएगा अपॉन c1 प्लस c2। कैलकुलेशन से हमें घबराना नहीं है, कैलकुलेशन भले ही बड़ा हो लेकिन अब ये सब कट जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। देखिए क्या क्या कट रहा है, अब देखिए यहां कुछ चीजें कट रही है, जैसे c1 v1 स्क्वायर प्लस में है और ये c1 v1 स्क्वायर माइनस में है, कैंसिल हो गया। c2 v2 स्क्वायर यहां देखिए प्लस में है, c2 v2 स्क्वायर यहां पर माइनस में है, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, अब ये तीन पद बच रहे हैं, केवल ये तीन पद, और इन तीनों पदों में c1 c2 तीनों में कॉमन है। तो अब हम देखिए कहां पहुंच गए, डेल्टा u इक्वल टू 1/2 और यहां पर c1 प्लस c2 तो नीचे है, ऊपर देखिए क्या बचा, तो ऊपर बचा यहां हम कॉमन ले रहे हैं c1 c2 का, c1 c2 कॉमन ले रहे हैं। तो अब इस पद में v1 स्क्वायर बच रहा है और इस पद में v2 स्क्वायर, तो हम v1 को पहले लिख दें, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर ये मिल गया, c1 c2 यहां भी कॉमन हुआ तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और यहां मिलेगा हमको -2v1 v2 अपॉन नीचे है c1 प्लस c2। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ये भी के रूप में लिखा हुआ है, यानी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर -2v1 v2, तो इसको हम लिख सकते हैं v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। भाई v1 माइनस v2 क्यों लिखेंगे, हम v2 माइनस v1 भी तो कर सकते थे, लेकिन शुरुआत में v1 को बड़ा माना गया है v2 से, तो इसलिए हम v1 माइनस v2 करेंगे। वैसे v2 माइनस v1 भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेम आएगा, क्योंकि स्क्वायर के रूप में मिल रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। डेल्टा u इक्वल टू यहां हमको मिल क्या गया, तो ऊपर आ गया c1 c2 और नीचे आ जाएगा 2 c1 प्लस c2, और साथ में ये v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर है, यहां हम दिखा सकते हैं v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, ये हमको प्राप्त हो गया। इसको हम इस रूप में दिखा सकते हैं, या इसे भी दिखा सकते हैं, 1/2 को आगे कर लीजिए, कहीं कहीं इस रूप में मिल सकता है। देखिए डेल्टा u इक्वल 1/2 और यहां रहेगा c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2, और यहां पर v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला तुमको प्राप्त हो गया। इस सूत्र से हम स्थितिज ऊर्जा में कितना ह्रास हुआ ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज का लेक्चर अच्छे से हम लोग पढ़े, भले ही डेरिवेशनल था लेकिन एक एक बातें हमने पूरी अच्छे से समझाई है। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम इसको सिद्ध करके दिखाएंगे, वो सारी बातें बताएंगे, वो हर चीजें एक एक करके बताएंगे जो आपको आवश्यक है। निश्चित ही आप 95 प्लस फिजिक्स में नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इतना हम मेहनत करेंगे, साथ साथ बस आपको मेहनत करना है। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।